और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं, वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं, उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं, इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल
प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए, इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, वो बेसिकली पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, वो बता रहे थे, हादसे के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वो तमाम अस्पताल में जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है। एक व्यक्ति जो इस हादसे में बच गया है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने कहा एक दुर्घटना है, दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद जो प्रयास किए जाने चाहिए वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो कि गुजरात में है उसने बहुत अच्छा काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन किया और तमाम हालतों की जानकारी ली। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, निश्चित तौर पर दुर्घटना को नहीं रोक सकते, लेकिन दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। कम से कम इस बात का संकेत तो देश के गृह मंत्री अमित शाह दे चुके हैं। जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मिनट में ही सब लोगों को और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने संपर्क किया, इस बात का तो प्रमाण है ही कि लगातार अब जो हमारा सिस्टम है उसने तो कम से कम सहायता के लिए या इमरजेंसी में एम्बुलेंस अवेलेबल हो, इमरजेंसी में फायर फाइटिंग इंतजाम हो, गुजरात एक मॉडल की तरह से कई मामलों में विकसित राज्य भी है। और इसलिए उन्होंने गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक सबक इससे चुनौती जब आती है, ऐसे चूंकि प्राकृतिक हादसा आता है, भूकंप आता है, तब भी हमारा जो एनडीआरएफ है, मनोज जी इसमें तारीफ किया जाना चाहिए। आज से 10 साल पहले एनडीआरएफ का सफदर इंक्लेव में ऑफिस है, हमने बहुत बड़ी स्टोरी छापी थी कि वो 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया था मोदी सरकार के आने से पहले। मैं आउटलुक मैगजीन में तब था, आप कभी रिपोर्ट उसकी कोई देख सकता है। लेकिन इसलिए एनडीआरएफ की तारीफ की जानी चाहिए कि ऐसे किसी डिजास्टर के लिए कोई पानी में हो, सड़क पर, पहाड़ में हो, और देश के बाहर भी करते हैं। लेकिन इस समय एक और बात जरूर है, उन्होंने उस पर अभी चूंकि उसको जांच बिठाई है, उसमें एविएशन की कमेटी होगी, जुडिशियल भी होगी, वो एक लंबा प्रक्रिया तो होगी, लेकिन हाँ इसका संकेत भी उन्होंने दिया है कि कई पहलुओं को देखा जाएगा जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत सरकार तो करेगी, इसमें आज भी मैं ये कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता होगी। तत्कालिक जो सहायता, जो भी डीएनए जांच है, चिकित्सा की बेस्ट सुविधाएं भारत में उपलब्ध है, लेकिन उसके साथ ही चूंकि एविएशन में एक लीडरशिप की तरह भारत जब उभर रहा है, तब हमें आगे इसको एक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह भी लगा है। देखिए ये याद रखा जाना चाहिए कि भारत में ऐसा क्या हो सकता है, मेंटेनेंस ठीक नहीं होगा, हमारे पर्यटन पर असर पड़ता है, हमारी एयरलाइंस पर असर पड़ता है, और दूसरे एयरलाइंस मेंटेनेंस के लिए भारत उतरती हैं, अहमदाबाद उतरती है, बेंगलोर उतरती है, हैदराबाद उतरती है, कलकत्ता उतरती है, मुंबई सबसे बड़ा है।
एक अंतिम बात मैं कहूंगा, जो पक्षी वाली बात भी अभी वंदना जी ने भी जिक्र किया था, या हमारे दूसरे एक्सपर्ट न्यूज एक्स में भी जब मैं बैठा था, तो ये भी है कि आप तो पटना, आपके वहां से परिचित है, मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं, जहां पूरे आसपास बस्ती है। दिल्ली में भी कहां गुड़गांव उतना था जब एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट, जब मैं 71 की बात कर रहा हूँ, 72। जी आज ऐसी स्थिति में उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि उसके आसपास बस्तियों के बीच में एयरपोर्ट होने के खतरे हैं, क्योंकि वहां पक्षी उड़ेंगे, खाने पीने का सामान जाता है, कुछ जाता है। भारत के पक्षी माने ऐसा देश भी नहीं है जहां पक्षी नहीं उड़ते हो, दिखता नहीं हो। इसलिए इन सब बातों के लिए भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भारत को बनानी होगी। सबक केवल एक दुर्घटना नहीं होती, सबक पूरे सिस्टम को लेकर के होता है। बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर भी आगे भी एयरपोर्ट अभी बन रहा है नोएडा में, अब वहां पता चला आसपास फिर बस्तियां बन जाएगी, महंगा बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। तो क्या ऐसी स्थिति में उसके बारे में पहले से दुर्घटना के बाद न सोचा जाए कि पक्षी आ सकता है, तो उसके पहले क्या बचाव होना चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं बची है, वहां तो जानवर घुस जाता था रनवे में, अब तो बदल गया है, लेकिन लालू राज में तो वहां जानवर, अंदर जानवर ही घुस जाता था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर समीक्षा की आवश्यकता होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बालुक मेहता जी का, जो विस्तार से इस दुर्घटना पर